बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कैटालिसिस। कैटालिसिस से पहले हमें कैटलिस्ट का पता होना चाहिए। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को या रेट को चेंज करता है और रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होता और एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें उसी केमिकल कंपोजिशन में वापस मिल जाता है। तो वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को चेंज करेगा और सेम केमिकल कंपोजिशन में हमें एट द एंड ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा और वो रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं होगा, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। और वो चेंज जो कि कोई भी कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट में लेके आता है, उस चेंज को हम कैटालिसिस कहते हैं। ये जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज लेके आता है, उसकी वजह ये है कि वो रिएक्शन के मैकेनिज़्म को चेंज कर देता है और साथ साथ उससे एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाती है। ज़्यादातर केसेस में कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी भी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज़ करने के लिए भी कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज़ करने के लिए कैटलिस्ट को ऐड करेंगे तो उस फिनोमेना को हम नेगेटिव कैटालिसिस कहेंगे। देखिए यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर रहा है, कि वो एक ऐसा मैकेनिज़्म अडॉप्ट करता है रिएक्शन कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। और ये देखें, ये ECAT इट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन और EA एक्टिवेशन एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ कैट। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट ज़्यादा है और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कम है, लिहाजा यहाँ पे कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल भी रिएक्शन करने के काबिल होंगे और रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और इस तरह से रिएक्शन में लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल भी रिएक्शन करने के काबिल हो जाते हैं। जो कैटलिस्ट हम किसी भी रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं उसकी चंद एक खूबियाँ होती हैं, वो हर एक कैटलिस्ट के अंदर मौजूद होती हैं। एक पहली बात तो ये है कि उसकी केमिकल कंपोजिशन रिएक्शन के एंड में जो है वो सेम रहती है, यानी जिस केमिकल कंपोजिशन में आपने कैटलिस्ट को ऐड किया है वही केमिकल कंपोजिशन में आपको एट द एंड ऑफ रिएक्शन मिलेगा। उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, यानी आपने क्रिस्टलाइन फॉर्म में डाला है तो पाउडर फॉर्म में मिल जाए इस तरह से, तो लेकिन केमिकल कंपोजिशन उसकी चेंज नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि कैटलिस्ट हमेशा स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड, अगर आप लार्ज अमाउंट में डालें या स्मॉल अमाउंट में उसका इफेक्ट एक जैसा ही होता है, लिहाजा हमें स्मॉल अमाउंट में कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है। तीसरी बात यह है कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। अगर दो स्टूडेंट जो हैं एक ही रिएक्शन को कर रहे हैं और एक जो है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कर रहा है, दूसरा कैटलिस्ट की एब्सेंस में, तो सेम इक्विलिब्रियम मिलेगी। ये होगा कि कैटलिस्ट इस्तेमाल करने से इक्विलिब्रियम जो है वो ज़रा जल्दी इस्टेब्लिश हो जाएगी, लेकिन इक्विलिब्रियम पे जो अमाउंट्स हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की वो भी सेम होंगी और जो Kc है वो भी सेम होगी। कैटलिस्ट अगर सॉलिड है तो वो उस वक्त ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा जब वो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होगा। जितना हम उसको पाउडर फॉर्म में लेंगे कैटलिस्ट उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। पांचवी बात यह है कि कैटलिस्ट स्पेसिफिक इन एक्शन होता है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही कैटलिस्ट को किसी भी रिएक्शन में डाल दें तो रिएक्शन को कैटलाइज करे, बल्कि हर रिएक्शन के लिए ख़ास कैटलिस्ट होता है। तो जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए अपनी कैटलिस्ट हैं, हाइड्रोजनेशन के अपने हैं, तो ये नहीं है कि एक ही कैटलिस्ट आप डालें तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को भी कैटलाइज करे, हाइड्रोजनेशन को भी करे, पॉलीमराइजेशन को भी करे, तो हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है। 6 पॉइंट ये है कि कैटलिस्ट जो है किसी भी रिएक्शन को जो केमिकल थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं है तो उसको इनिशिएट नहीं कर सकता। एक रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है तो उसको इनिशिएट नहीं कर सकता। जो रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है उसकी स्पीड को वो चेंज कर सकता है। एक रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल नहीं है तो आप उसमें कितना ही कैटलिस्ट क्यों न डालें वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, स्टार्ट भी नहीं होगा। अगर हम कैटालिसिस की क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास 3 तरह के कैटालिसिस होते हैं। एक है होमोजीनियस कैटालिसिस, यानी जब कैटलिस्ट और
रिएक्टेंट एक ही फेज़ में हो, एक ही फिजिकल स्टेट में हो, तो हम उस कैटालिसिस को होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रोडक्शन है फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट और रिएक्टेंट एक ही फेज़ में है, गैसियस फेज़ में रिएक्शन है। दूसरा है कि आपके पास इथाइल एसीटेट है, इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। इथाइल एसीटेट भी लिक्विड है और जो हम कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं वो भी लिक्विड है। तो ये लिक्विड फॉर्म में होमोजीनियस कैटालिसिस है। और तीसरा है KClO3 की डीकम्पोजिशन है, जिससे हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। KClO3 भी सॉलिड है और MnO2 ये भी सॉलिड है, तो ये भी सेम फिजिकल स्टेट में है, तो लिहाजा ये भी एक होमोजीनियस कैटालिसिस की फॉर्म है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस वो कैटालिसिस होता है जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट एक ही फेज़ में नहीं होते, डिफरेंट फेजेस में होते हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड हो, लिक्विड और गैसेस रिएक्टेंट हों, या रिएक्टेंट जो है वो लिक्विड्स हों। और इनमें से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टाइप है वो कंटैक्ट कैटालिसिस की है, जिसमें कैटलिस्ट सॉलिड होता है और रिएक्टेंट गैसेस होती हैं। इसको कंटैक्ट कैटालिसिस इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो रिएक्शन है वो गैसियस फेज में नहीं होता, बल्कि इन कंटैक्ट विद द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट होता है, ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट होगा, इन गैसियस स्टेट में नहीं होगा। इसलिए हम इसको कंटैक्ट कैटालिसिस कहते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे हम कंटैक्ट प्रोसेस में सल्फर ट्राइऑक्साइड की या सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन के दौरान सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रोडक्शन करते हैं, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो सॉलिड है वो कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजनेशन में निकल जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये सॉलिड हैं और यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो गैसियस स्टेट में है। तीसरी फॉर्म है इंजाइम कैटालिसिस। तो इंजाइम कैटालिसिस की वो फॉर्म है जिसमें इंजाइम्स जो हैं एज कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, और इंजाइम्स हम इनको लिविंग कैटलिस्ट भी कहते हैं। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिएक्शंस को मुख्तलिफ रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, और ये आमतौर पर प्रोटीनस इन नेचर होते हैं। और ये इंजाइम्स जो हैं ना सिर्फ बॉडी के अंदर रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं, बल्कि बॉडी के बाहर भी उसी तरह से रिएक्शन को कैटलाइज करने की सलाहियत रखते हैं। और जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की जो हाइड्रोलिसिस होती है उसको कैटलाइज करने के लिए एमाइलेजेस होते हैं, लिपिड्स को की हाइड्रोलिसिस को कैटलाइज करने के लिए लाइपेजेस हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स को जो हैं वो पेप्सिन है और ट्रिप्सिन है, मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम जो मुख्तलिफ रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। तो जब एंजाइम से रिएक्शन कैटलाइज होगा तो देन इट इज़ नोन एज एंजाइम कैटालिसिस।